तो फिल्म की शुरुआत में हमें हिंदू धर्म के ट्विन गॉड्स अश्विनी और कुमार के बारे में बताया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार ये कष्ट निवारण या हीलिंग के देव कहे जाते हैं। इन्हें लाइट ब्रिंगिंग हेल्पर्स की उपाधि से नवाजा गया है, जो खुश होने पर न सिर्फ लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं बल्कि मृत्यु से किसी जीव को वापस ला सकते हैं। कांचीपुरम में एक कहानी कही जाती है जिसके अनुसार एक बार एक किसान के 2 बच्चे पानी में डूबकर मारे गए। दुखी होकर किसान ने अश्विनी कुमारा की पूजा की, जिससे प्रसन्न हो ये दोनों देव प्रकट होते हैं और किसान के एक बच्चे को जीवित कर देते हैं। साथ ही वो इस बालक को 2 दिव्य मूर्तियां देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये दोनों मूर्तियां तुम्हारे पास रहेंगी तब तक कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर उसकी मृत्यु होगी तो वो प्राकृतिक होगी, कोई उसे जान से मार नहीं पाएगा। दोनों देव के जाने के बाद ये बच्चा अपना जुड़वा भाई को याद कर बहुत रोने लगता है। ऐसे में कहीं से एक राक्षस आता है जिसने अश्विनी कुमार की दिव्य मूर्तियों को इस बच्चे के पास देख रखा था। अब ये दानव बालक को मुंह में डाल देता है कि यदि तुमने मुझे इनमें से एक मूर्ति दे दी तो मैं तुम्हें तुम्हारा भाई दिला दूंगा। बच्चा उसे एक मूर्ति दे देता है और मूर्ति के हाथ आते ये दानव नरक के गहरे अंधेरे से एक काली शक्ति को जीवित कर लेता है और बच्चे के भाई का रूप उसे दे देता है। गांव में दोनों बालक साथ साथ जैसे ही कदम रखते हैं एक भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। सभी गांव वाले भूखमरी, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के हाथों में मारे जाते हैं और ये हंसता खेलता गांव नरक में तब्दील हो जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हमें आरती नाम के एक मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बताया जाता है। न्यूज के मुताबिक आरती ने लंदन में अपने घर के अंदर करीब 15 लोगों को मार डाला और उसके बाद खुद भी लापता हो गई। गौर करने की बात यह है कि पुलिस को आरती की लाश भी मिली थी, जो देखने से लग रहा था कि उसने पहले तो पागलों की तरह कई लोगों की बलि चढ़ाई और फिर वो खुद को मार ली। लेकिन कुछ ही समय बाद आरती की लाश अपने आप गायब हो गई और आज तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। प्रेजेंट टाइम में हमें कैमरा फुटेज के जरिए कुछ यूट्यूबर्स को इसी बंगले में दाखिल होते देखते हैं। इनके नाम है राहुल, वरुण, ऋतु, ग्रेस और अर्जुन। इस घर में दाखिल होते हुए राहुल बहुत डरा हुआ लगता है। उसका कहना था कि इस घर में कई मौतें हुई हैं और अब तक इंडिया में वो लोग जितने भी घरों को शूट किए हैं वहां कुछ ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन वरुण उसे समझाता है कि उसे बस अपने चैनल के लिए यहाँ मैक्सिमम फुटेज कलेक्ट करनी है, जिसके बाद वो सभी वापस लौट जाएंगे। इसके बाद सभी लोग घर के अलग अलग हिस्से में वीडियो साउंड रिकॉर्ड करने निकल जाते हैं। हम राहुल को फॉलो करते हैं जो ऊपर एटिक में साउंड रिकॉर्ड करने दाखिल होता है। एटिक के अंदर राहुल को दीवार पे कुछ अजीब सिंबल बना दिखाई देता है और उसे वहां काफी बदबू भी महसूस होती है। धीरे धीरे यहाँ सिचुएशन और बिगड़ने लगती है जब राहुल को किसी के फुसफुसाने की आवाज अपनी ही रिकॉर्डिंग से आती है। वो वरुण को यह रिकॉर्डिंग भेजता है लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। राहुल हिम्मत करके एटिक के अंदर जाता है जहाँ उसे एक कुर्सी पर किसी रिचुअल का अंश दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ किसी और को बंद कर रखा था। तभी पीछे से राहुल को किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और राहुल पीछे की तरफ देखने जाता है जहां उसे बार बार किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो वरुण को मदद के लिए पुकारता है लेकिन वरुण कुछ भी नहीं सुन पाता। यही नहीं, कोई राहुल को इसी एटिक के अंदर बंद कर देता है और हम एक चीख के पीछे उसकी आवाज को गायब होते देखते हैं। नीचे हम वरुण को देखते हैं जो रिकॉर्डिंग के लिए आरती के बेडरूम में पहुंचता है। व्यूअर्स से वरुण कहता है कि पुलिस को इसी कमरे में आरती की लाश पहली बार मिली थी लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई। कई लोगों को इस कमरे में पैरानॉर्मल चीजें महसूस होती आई हैं और तो और लोगों को अक्सर आरती यहाँ कमरे में खड़ी दिखाई देती है, मानो वो मदद के लिए किसी को ढूंढ रही हो। ये सब रिकॉर्ड करते हुए अचानक ही वरुण के कैमरे के सामने एक अजीब काली आकृति आ जाती है जिसे देख वरुण बहुत डर जाता है। वो बाहर भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता। अब तक बेसमेंट में शूटिंग कर रही ग्रेस और ऋतु को भी वरुण की चीखें सुनाई दे चुकी थी। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करती हैं लेकिन जल्द ही वही काली परछाई इन दोनों को इसी बेसमेंट के अंदर भटका देती है। ऋतु को एक कोने से ग्रेस की आवाज सुनाई देती है जहां उसे वही काली परछाई दिखती है। किसी तरह अर्जुन ऋतु से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि वरुण, राहुल और ग्रेस तीनों ही गायब हो चुके हैं। ऋतु वहां से भागना चाहती है लेकिन उसे भी बेसमेंट का दरवाजा बंद मिलता है और सामने खड़ी मिलती है वही काली परछाई। इसके बाद अर्जुन को हम स्टेयरकेस के पास देखते हैं जिसे ऋतु मदद के लिए पुकारती है। अंधेरे घर में अर्जुन इधर उधर अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है लेकिन अब तक वो काली आत्मा अर्जुन को भी ढूंढ चुकी थी। अफरा तफरी में अर्जुन घर से बाहर भागता है जहां अचानक उसके चारों ओर हम एक हरे रंग की रोशनी देखते हैं। सीन यहाँ कट होता है और हम कुछ समय पहले की कहानी देखते हैं। अर्जुन और उसके दोस्त व्लॉगर्स हैं जो डरावनी जगहों के बारे में वीडियोस बनाते हैं और उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। इस टीम में राहुल एक साउंड इंजीनियर है जबकि ग्रेस और ऋतु कैमरा संभालती हैं। वहीं वरुण चैनल को आवाज देता है। तो इनके कंटेंट से इंप्रेस होकर एक दिन उन्हें लंदन के एक मैंशन पर वीडियो बनाने का मौका मिलता है जो कि किसी ब्लैक टूरिज्म कंपनी के लिए था। ये कंपनी अपने टूरिस्ट को ऐसी भूतिया
जगहों का सैर कराती थी और अर्जुन की टीम को एडवर्टाइजिंग के लिए इस मैंशन को शूट करना था। हम सभी को गाड़ी में यहाँ आते देखते हैं और बैकग्राउंड में हम अर्जुन को सुनते हैं जो कहता है कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें, दो दुनिया, दो दिमाग होता है। इन दोनों आवाजों में एक आवाज ज्यादा ताकतवर होता है और इंसान भी उतना ही ताकतवर होता है। ऋतु यहाँ अर्जुन की वाइफ है जो बताती है कि कल अर्जुन का बर्थडे है और उससे पहले ही यानी कि आज ही वो अपनी सारी शूटिंग्स पूरी कर लेंगे। मैंशन के रास्ते में हम अर्जुन को थोड़ा अजीब बिहेव करते देखते हैं। ऐसा लगता है कि उसे बार बार किसी की आवाज परेशान कर रही है। इस बेचैनी में उसे ऋतु संभालती है और शाम होने से पहले ही ये ग्रुप इस बंगले तक पहुंच जाता है। हम अर्जुन को एक किताब पढ़ते भी देखते हैं और अर्जुन ऋतु को बताता है कि ये बुक मरने से पहले आरती ने लिखी थी। इस किताब के मुताबिक हर इंसान मरने के बाद एक इंटरमीडिएट दुनिया में पहुंच जाता है। ये दुनिया जिंदगी और मौत के बीच होती है और कई बार आत्माएं यहाँ फंस जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि उनकी मौत हो चुकी है और बार बार इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रहती हैं। ना घर के अंदर पहुंचकर भी अर्जुन को बार बार किसी के फुसफुसाने की और उसे पुकारने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो किसी तरह खुद को संभालता है। अब घर के अंदर सब वैसा ही होता है जैसा हमने शुरुआती सीन्स में देखा था। इस बार हम अर्जुन को फॉलो करते हैं जिसे सीढ़ियों के पास पहुंचते ही एक तरह का झटका महसूस होता है। एज एन ऑडियंस हम अर्जुन के शरीर को अकड़ता हुआ देखते हैं जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम ग्रेस को देखते हैं जिसे घर के हॉलवे में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ठीक पीछे कोई मौजूद है। जब ग्रेस अपना कैमरा उस तरफ घुमाती है तब उसे सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगती है। वो वरुण को मदद के लिए बुलाती है लेकिन तभी कहीं से एक काली परछाई उस पर हमला कर देती है। वहीं ऋतु जो अब तक बेसमेंट में बंद थी अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है। उसे बेसमेंट की खिड़की से बाहर किसी के जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वो डर कर छिप जाती है। उसे अपने सामने एक खंजर दिखाई देता है जिस पर वही निशान बना हुआ था जो हमने एटिक की दीवार पे भी देखा था। ऐसा लगता है कि ऋतु किसी के वश में आ गई है और वो खुद को इस खंजर से जख्मी करने की कोशिश करती है। वो बार बार अर्जुन को मदद के लिए बुलाने लगती है लेकिन धीरे धीरे हम उसके चारों ओर भी वही हरे रंग की रोशनी फैलते हुए देखते हैं और ऋतु वहीं फंस जाती है। अगले सीन में हम वापस अर्जुन को देखते हैं जिसे अब जाकर होश आता है। जब वो बाहर जाता है तब उसे अपने कोई दोस्त दिखाई नहीं देते। वो ऋतु से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पहले सीन की तरफ बाहर भागता है और उसे जो दिखाई देता है वो देख अर्जुन शॉक्ड रह जाता है। बाहर उसके सभी दोस्तों की लाशें पड़ी हुई थी। उन्हें होश में लाने की नाकाम कोशिश करने के बाद अर्जुन याद करने लगता है कि आखिर वो बेहोश हुआ कैसे था। तभी कहीं से उसके सामने वरुण खड़ा होता है जो चीख चीख कर अर्जुन से मदद मांगता है। यही नहीं, इस पल अर्जुन के सामने सारी की सारी लाशें भी गायब हो जाती हैं। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाता और सच जानने के लिए अपना कैमरा चेक करता है लेकिन कैमरा के अंदर की सच्चाई अर्जुन को और भी मुश्किल में डाल देती है। वो देखता है कि उसने खुद ही अपने दोस्तों को एक एक करके मार डाला है। अर्जुन रियलाइज करता है कि जब वो बेहोश हुआ तब उसने उस हालत में ही अपने दोस्तों पर हमला कर दिया यानी सबकॉन्शियसली। और यहाँ हमें क्लियर होता है कि अर्जुन को बार बार जो आवाज सुनाई देती है वो एक नेगेटिव एनर्जी है जिसका नाम है रहसा। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन को अब भी घर के अंदर अपने दोस्त फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई बुरी आत्मा बार बार उसे रोकती है। अर्जुन सच जानने के लिए ऋतु का लैपटॉप खोलता है जहां उसे आरती के कुछ पुराने वीडियोस मिलते हैं। इन वीडियोस को आरती ने मरने से पहले बनाया था। तो वीडियो में आरती सभी देखने वालों को बताती है कि कांचीपुरम में काम करते हुए उसे अश्विनी कुमार की कहानी के बारे में पता चला था। ये वही कहानी है जो हमें शुरुआत में बताई गई थी। आरती बताती है कि असल में जब उस राक्षस का प्रकोप पूरे गांव में फैला था तब सब गांव वालों ने मिलकर एक यज्ञ किया और उस राक्षस को वापस उसके नर्क में भेज दिया। जाने से पहले उसने कसम खाई कि वो उसे मृत्यु के जरिए दुनिया में वापस लौटेगा। इस बात से डर कर और राक्षस को वापस आने से रोकने के लिए गांव वालों ने उन दो मूर्तियों को आपस में बांध दिया और किसी दूर पहाड़ के नीचे दफना दिया। लेकिन आरती और उसकी टीम ने इस मूर्ति को किसी तरह ढूंढ निकाला जिसके साथ उसे संस्कृत की लिपि में लिखा एक मैन्युस्क्रिप्ट भी मिला। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आरती इन दोनों मूर्तियों को ढूंढती है और इनका बंधन खोल देती है। ऐसा होते ही आरती को कुछ अजीब दौरे पड़ने लगते हैं और वो खून की उल्टियां करने लगती है। साथ ही आरती के चारों तरफ एक काला अंधेरा छाने लगता है। आरती बताती है कि जब उसे वापस होश आया तो उनमें से एक मूर्ति गायब थी और वो खुद को लंदन के फ्लाइट में पाती है जहां उसे कुछ भी याद नहीं था कि होश खोने के बाद उसने क्या किया। आरती कहती है कि उसने लंदन आकर खुद को इस घर में कैद कर लिया क्योंकि उसे बार बार अजीब आवाजें सुनाई देती थी और वो बार बार अपना होश खो बैठती थी। यही नहीं, वो इस मैंशन से बाहर भाग नहीं पाती क्योंकि हर बार वो किसी न किसी तरह खुद को वापस यहीं
पाती थी। अगले वीडियो में आरती बहुत डरी हुई लग रही थी और वो कहती है कि उसने अपने रिसर्च से उस मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब ढूंढ लिया है और उसमें जो लिखा है वो बहुत खतरनाक है। वो मानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पॉइंट पे आरती को वापस से दौरे पड़ने लगते हैं और हम स्क्रीन पर उसे एक ईविल रूप में देखते हैं। यहीं पर वीडियो कट हो जाता है। आखिरी वीडियो में आरती की हालत बहुत खराब होने लग गई थी। आरती किसी से छुपते हुए कागज पे एक तस्वीर बना रही होती है और वो कहती है कि उसे उस लिपि से ये मालूम हो चुका है कि उसने अपनी नासमझी में एक खतरनाक राक्षस को वापस धरती पे ला दिया है। अब ये राक्षस अपने सारे मुल्क को धरती पर लाना चाहता है और इंसानों को अपनी दुनिया में कैद करना चाहता है। इसे रोकना बस एक ही इंसान के हाथ में है और वो इंसान अश्विनी देवता के आशीर्वाद से जन्मा वही बच्चा है। आरती आगे कहती है कि इस वक्त अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम वही इंसान हो। आरती बताती है कि वो राक्षस किसी इंसान को मारने से पहले एक दूसरी दुनिया में ले जाता है जहां वो उन्हें जिंदगी और मौत के बीच बांध कर रखता है। यदि उन लोगों को जल्द से जल्द वापस इस दुनिया में नहीं लाया गया तो वो असल दुनिया में भी मारे जाते हैं। किसी तरह उसे राक्षस की दुनिया में दाखिल होना होगा और उस खोई हुई मूर्ति को ढूंढ कर वो वापस से बांधना होगा। उस लिपि में भी यही बात लिखी हुई थी। अर्जुन अब घर के ऊपर के हिस्से में दाखिल होता है जहां आरती ने सारी रिसर्च की थी। उसे दीवारों पे कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें उसी कहानी के बारे में लिखा हुआ था। इन नोट्स के बीच अर्जुन को अपनी तस्वीर भी बनी हुई दिखाई देती है जो वही थी जो आरती ने मरने से पहले बनाया था। इस तस्वीर को देख अर्जुन को अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ जाता है। अर्जुन नोट्स को स्टडी करता है जिनके अनुसार वो बालक और वो राक्षस दोनों ही इस मूर्ति से जुड़े हुए हैं। मतलब कि किसी न किसी तरह अर्जुन खुद इस राक्षस से जुड़ा हुआ है। वो कमरे में खोजबीन करता है और उसे आरती के हाथों छुपाई हुई एक मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति को देखते ही आरती की आत्मा उसे वापस महसूस होती है। उससे कहती है कि अर्जुन के दोस्त इस वक्त उसी इंटरमीडिएट दुनिया में फंसे हुए हैं जिसके बारे में उसने अपनी किताब में लिखा था। अगर अर्जुन को उन्हें बचाना है तो उसे उस दुनिया में जाना होगा और राक्षस पर काबू पाना होगा। अर्जुन जब यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे वापस से अपने दोस्त दिखाई देते हैं और वो महसूस करता है कि वो सभी किसी न किसी तरह इसी मैंसन में कैद हो गए हैं जैसे आरती कभी हुई थी। यहाँ अर्जुन समझ चुका था कि हो ना हो ये वही राक्षस है जिसे वो हमेशा से अपने अंदर महसूस करता आया है। शायद यही वजह है कि उसके सभी दोस्तों को ये राक्षस नुकसान पहुंचा चुका है लेकिन अर्जुन अब भी जिंदा है। लेकिन अगर उसे सभी को वापस यहाँ लाना है तो उसे भी उस दुनिया में जाना होगा। इसके लिए अर्जुन वही रास्ता अपनाता है जो उसे साफ साफ समझ आ रहा था। अर्जुन अपने आप को बांध लेता है और खुद को सफोकेट करता है ताकि वो भी मौत और जिंदगी के बीच पहुंच सके। ऐसा करते ही अर्जुन को हम एक अजीब से नर्क में देखते हैं। ऊंचे पहाड़े और काले अंधेरों के बीच अर्जुन को पहली बार अपना राक्षस स्वरूप दिखाई देता है जिसके हाथ में वो दूसरी मूर्ति मौजूद थी। लेकिन जब अर्जुन इस मूर्ति को लेने की कोशिश करता है तो एक बार फिर इस दानव के कंट्रोल में आने लगता है। हम घर के अंदर अब भी अर्जुन के दोस्तों को फंसा हुआ देखते हैं। अर्जुन देखता है कि ये राक्षस वरुण के हाथों राहुल को जान से मार डालता है। वो अर्जुन से कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसे मैंने तुम्हारे मन पर काबू पाकर तुम्हारे दोस्तों को यहाँ कैद किया है वैसे ही मैं अपने पूरे वंश को धरती पर भेज दूंगा जिससे इंसानियत पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अर्जुन इस राक्षस के कैद से बाहर आने की कोशिश करता है और तब उसे आरती के नोट्स में लिखी बात याद आती है। वो याद करता है कि आरती ने कहा था कि वो और ये दानव दोनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब कि अगर ये दानव अर्जुन के मन पर हावी हो सकता है तो अर्जुन भी इस दानव के मन पर कंट्रोल पा सकता है। ये जानकर अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से राक्षस का सामना करता है और उसकी दुनिया में गायब हो जाता है। वो अश्विनी देवता को पुकारता है और किसी तरह आरती की आत्मा को ढूंढ निकालता है जो अब भी इस दानव के कैद में थी। अर्जुन आरती से पूछता है कि उसने दूसरी मूर्ति कहाँ रखी है। इस पॉइंट पे हम अर्जुन को एक तालाब में पहुंचते देखते हैं जहां वो नीचे की एक चट्टान पर उस मूर्ति को रखा देखता है। मूर्ति को पाकर अर्जुन वापस दानव की दुनिया में पहुंचता है जहां वो उसकी आंखों के सामने दोनों मूर्तियों को वापस जोड़ देता है। ऐसा होते ही वो राक्षस धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। यहाँ अर्जुन के दोस्त भी अब असली दुनिया में वापस लौटते हैं जहां अब अर्जुन की जान जा चुकी थी। अर्जुन रियलाइज कर चुका था कि कभी न कभी कोई न कोई वापस इन दोनों मूर्तियों को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगा। ये बात उस लिपि में लिखी हुई थी कि अगर राक्षस को पूरी तरह रोकना है तो उस मनुष्य को मृत्यु के साथ ही मरना होगा ताकि वापस वो दानव इस दुनिया तक पहुंच ही ना पाए। इसी बात को मानते हुए अर्जुन अपनी जान दे देता है। यहीं पे फिल्म की कहानी खत्म। तो दोस्तों ये थी फिल्म अश्विन्स की पूरी कहानी जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए हम एक बार पूरी कहानी को देख लेते हैं शॉर्ट में। तो ये कहानी अश्विनी देवता के आशीर्वाद से जन्मे एक इंसान और एक शैतान के बारे में है। सालों पहले इस शैतान ने इंसानों पर जुल्म किया और लोगों के उससे अश्विनी कुमार की आराधना करके बांध दिया। लेकिन कई साल बाद आरती उन
मूर्तियों को बाहर निकाल दी और उस शैतान को वापस जागृत कर दी। कहानी के अनुसार तब अर्जुन का जन्म हुआ जो बचपन से ही अपने अंदर के आवाज को सुनता था। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उस राक्षस की ही थी जो उन मूर्तियों के जरिए अर्जुन से जुड़ा हुआ था। जब अर्जुन इस मैंशन के अंदर आया तो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि इस मैंशन के अंदर शैतान ने पहले ही अपनी दुनिया बना रखी थी। हमें जब भी फिल्म में ग्रीन लाइट वाली दुनिया दिखी तब ये असल में उस शैतान की दुनिया ही थी जहां वो आत्माओं को कैद करके रखा था। शैतान के वश में आकर अर्जुन अपने सभी दोस्तों को उसी दुनिया में कैद कर देता है। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि जब शैतान जानता था कि अर्जुन उससे जुदा हुआ है तो वो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, तो उसने उसे मार क्यों नहीं डाला? तो असल में हम अश्विनी देवता की कहानी से जानते हैं कि अर्जुन को यह वरदान था कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है, उसे सिर्फ प्राकृतिक मौत ही मिल सकती है, जो बाद में अर्जुन ने खुद भी कबूल कर ली। अर्जुन जब यहाँ पहुंचता है तब उसे आरती से अपना असली मकसद मालूम होता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए अर्जुन खुद को उसी राक्षस की दुनिया में ले जाता है और अपनी मानसिक शक्ति से उस पर काबू पाता है। वो आरती की आत्मा से जुड़ता है जो दानव के इन्फ्लुएंस में आकर वो दूसरी मूर्ति मैंशन के बाहर एक तालाब के नीचे छुपा दी थी। अब अर्जुन इस मूर्ति को ढूंढ निकालता है और उस राक्षस को वापस नर्कलोक भेज देता है, लेकिन लिपि के अनुसार अर्जुन का मकसद सिर्फ दानव को रोकने का था, अतः वो खुद भी अपनी जान दे देता है ताकि कोई कभी भी इन दोनों मूर्तियों को वापस ढूंढ ही ना पाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फिल्म के एंड सीन में हम बैकग्राउंड में शायद अर्जुन को वापस होश में आते सुनते हैं। ऐसा मुमकिन है कि शैतान फिर से एक बार अर्जुन पर हावी हो गया हो और उसे जिंदा कर दिया हो ताकि दुनिया पे कब्जा करने का खेल जारी रख सके, या फिर यह भी मुमकिन है कि वाकई अर्जुन खुद जिंदा हुआ हो शैतान को उसकी दुनिया में हमेशा के लिए कैद करके। लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है तो हम बस थियरीज ही बना सकते हैं। तो पहले केस में हम जेसिका और उसकी मां सुली को देख पाते हैं जो कि सैन लुइस के रहने वाले हैं। सुली बताती है कि ये घटना तब शुरू हुई जब 2007 में जेस अपने स्कूल जाना शुरू करी थी। हम देखते हैं कि छोटी जेस रेसेस के बाद हाथ धोने के लिए स्कूल वॉशरूम में एंटर करती है और उसके ठीक पीछे एक डरावनी आकृति थी। यह आकृति उसी की तरह कुछ 6-7 साल की लंबे बाल वाली लड़की थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। फिर अचानक ही आत्मा जेस के सर को पानी में डुबोने लगती है जिससे जेस बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। जेस को बचाने के लिए उसकी टीचर बाथरूम में पहुंचती है जहां जेस उन्हें सारी कहानी बताती है, लेकिन टीचर के चेक करने पे वहां कोई भी नहीं था। सुली कहती हैं कि उस दिन के बाद से घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती रही और एक रात जब जेस अपने कमरे में सो रही थी तब हम एक लंबे चौड़े काले कपड़े पहने इंसान को उसके कमरे में दाखिल होते देखते हैं। इसके बाद हमें जेस की चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर सुली भी वहां आ जाती है। सुली जेस को सीढ़ियों पर बहुत डरी हुई हालत में पाती है जहां उसका पूरा शरीर जख्म से भर गया था। जेस के कहने पर सुली कमरे में चेक करने जाती है जहां उसे अब भी कोई नहीं मिलता। इन सब के कारण जेस काफी डरी डरी रहने लगती है और स्कूल में भी क्लासमेट्स वगैरह उससे दूर ही रहते थे। सुली अपनी बेटी को कभी पीडियाट्रिशियन तो कभी थेरेपिस्ट के पास ले जाती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि जेस जिन आत्माओं को अपने आसपास देखती थी वो रूप बदलती रहती थी। हद तो तब हो गई जब एक रात जेस अपना सर लैंप पे पटकने लगी और वो कह रही थी कि उसे कोई मार डालेगा। इसके बाद एक दिन जेस रात में पढ़ाई कर रही थी जब उसकी मां सुली अपने शक को पक्का करने के लिए पास ही के रेडियो पर एक प्रेयर बजा दी। उनके ऐसा करते ही जेस का हाव भाव बिल्कुल बदल गया और वो गुस्से में अपने टेबल से उठ गई। इसके बाद जेस उन्हें घूरने लगी और आकर रेडियो को ऑफ कर दी। इस घटना से सुली समझ गई थी कि उनकी बेटी पर किसी बुरी शक्ति का साया जरूर है। अब दोस्तों सुली एक ऐसी औरत थी जिन्होंने बचपन में काफी कुछ झेला था। इनफैक्ट जेस के जन्म के बाद उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे, तो ऐसे में जेस काफी सेंसिटिव थी और सेंसिटिव लोग पे बुरी आत्माओं का ज्यादा प्रकोप होता है। खैर, रात को सोते वक्त जेस की नींद हमेशा 3 से 3:30 के बीच ही खुलती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुली एक प्रेयर वाले कैसेट को उसी समय उनके कमरे में ऑन कर देती थी और प्रेयर की आवाज से जेस एकदम से बेचैन होकर हाथ पैर पटकने लगती थी। एक दिन जेस अपने बिस्तर से क्रॉल करते हुए उतरती है और लिविंग रूम में पहुंचती है। सुली ने हार नहीं मानी थी और वो भी रेडियो लेकर लिविंग रूम में आती है। हम देखते हैं कि जेस का शरीर अकड़ गया था और वो पूरी तरह से अपने सर को पीछे घुमा लेती है जहां उसका चेहरा भयावह
भयावह लग रहा था। ये दृश्य देखकर सुली बहुत घबरा जाती है और उनका पूरा भरोसा हो गया था कि यह किसी तरह का डिमोनिक पोजीशन है। अब दोस्तों, हमने कई बार अपने चैनल पे डिमोनिक पोजीशन की कहानी सुन रखी है और ये कहानियां काफी दिल दहला देने वाली होती है। ऐसे में मैं आपको कुकू एफएम पे द ब्लैक डीमन स्टोरी रिकमेंड करूंगा, जहां प्रोफेसर जावेद अपने असिस्टेंट के साथ मोहन नगर के जंगलों में भटकते हैं और भटकते हुए वो राक्षसों के महल तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये दोनों बच पाएंगे और आखिर क्या है इन राक्षसों का इतिहास, जानिए कुकू एफएम पे। देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज अवेलेबल हैं, जिन्हें आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू एफएम का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 399 का है और अगर आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी कि HAUNT50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 199 रुपए में, यानी कि 50% ऑफ। बस ध्यान रहे कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है और हाँ, लकी 50 यूजर्स को इस पे मिलेगा 100% कैशबैक। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे है, उस पे जाओ, कुकू एफएम को डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज करो एंड हैप्पी लिसनिंग। कमिंग बैक टू स्टोरी, जेस बताती है कि कुछ ऐसे भी सिचुएशन आए थे जहां जेस के अंदर का डीमन सुली से बातें करता था। ऐसे में सुली फाइनली एक प्रीस्ट की मदद लेती है जो कि इटली से आए थे और प्रीस्ट फौरन जेस को चर्च में ले जाते हैं। प्रेयर्स के बावजूद जेस की हालत बद से बदतर हो रही थी, जहां वो उल्टी कर रही थी और उसकी आंखें भी सफेद पड़ गई थी। सुली कहती है कि ये डिमोनिक पोजीशन है, लेकिन फादर अब तक कन्विंस्ड नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मे भी ऐसा हो सकता है जेस सिर्फ बीमार है। इनफैक्ट आसपास के लोग भी यही मानते थे कि जेस सिर्फ बीमार है और सुली एक खराब माँ है। खैर, एक रात जेस अपनी माँ से झगड़ने के बाद उन्हें मारने पीटने लगती है और आज सुली हिम्मत करके इस डीमन से उसका नाम पूछती है। सरप्राइजिंगली ये डीमन पहली बार अपना नाम बताता है, जो था एस्मोडियस। अब जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा एस्मोडियस कौन है। खैर, सुली फौरन ये सब प्रीस्ट को बताती है और वो कहते हैं कि एस्मोडियस एक बहुत शक्तिशाली डीमन है जो कि कई डीमंस का सरदार भी है। एस्मोडियस धीरे धीरे आपके शरीर पे कब्जा करता है और एक पैरासाइट की तरह इंसान की सारी एनर्जी और जान चूस लेता है। सुली अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कैथोलिक ग्रुप से कांटेक्ट करती है जो कि मिलकर जेस को एक्सोरसाइज करने आते हैं। इस एक्सोर्सिज्म के दौरान पहले तो जेस बहुत वायलेंट होकर तोड़फोड़ मचाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद काम हो जाती है। देन जेस बताती है कि उसने खुद को दूसरे डिमेंशन में या फिर यूं कहें कि नर्क में दाखिल होते हुए देखा, जहां कई चीखें और डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इधर डीमन अब तक जेस के शरीर से निकलकर ग्रुप के एक मेंबर के अंदर दाखिल हो गया था जो जेस की तरह ही सिम्टम्स शो करने लगा। यानी देखा जाए तो डीमन अभी तक गया नहीं था, वो बस दूसरी जगह पनाह ले लिया था। खैर, अगली शाम सुली बाहर से ग्रोसरी वगैरह लेकर आती है और उन्हें जेस कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत ढूंढने पे जेस बाथरूम में मिलती है, जहां उसकी हालत देख सुली चौंक जाती है। हम देखते हैं कि जेस अपने आप को चोट पहुंचा ली थी और उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें भी सफेद पड़ गई थी, जो बहुत भयानक लग रही थी, यानी कि डीमन वापस आ चुका था। जेस यहाँ डीमन की आवाज में कहती है कि मेरा नाम एस्मोडियस है, ये शरीर अब मेरा रहेगा और मैं ही इसका प्रोटेक्टर और सेवियर हूँ। तुम अगर अपनी बेटी की सलामती चाहती हो तो इस बात को मान लो कि ये मेरी रहेगी और मैं ही इसका करता धरता रहूंगा। सुली अब तक बहुत डेस्परेट हो चुकी थी और वो इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद सुली अपने घर से गॉड और जीसस की सारी चीजें हटा देती है। वो अपने घुटनों के बल बैठ इस डीमन को बाउ करती है और यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो मजबूर हो चुकी थी। देन एक डीमोनोलॉजिस्ट की मदद से एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है, जिसके दौरान एक ब्लड पैक बनाया जाता है, जहाँ जेस एस्मोडियस को एक्सेप्ट करती है। यहाँ तक कि इंटरव्यू के दौरान एस्मोडियस इंटरव्यू को जेस के थ्रू बताता है कि इस लड़की ने खुद हमें ढूंढा और एक्सेप्ट किया है। हम इंसानों से कुछ नहीं करवाते, बल्कि इंसान खुद हमें ढूंढते हैं। तुम्हारी दुनिया में भगवान के साथ साथ शैतान भी रहता है और इस बैलेंस को बनाए रखना ही हमारा काम है। अब इस एक्सेप्टेंस और पैक्ट के बारे में एक जाने माने एग्जॉर्सिस्ट हमें बताते हैं कि डीमंस के साथ बनाए जाने वाला पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। डीमन हमें कभी भी आजादी नहीं देता और हमारी आत्मा को प्रताड़ित करता है, मैनिपुलेट करता है, यहाँ तक कि हमसे कुछ भी करवा सकता है। हम रियल फुटेज में देख भी पाते हैं कि पैक्ट के बाद भी एस्मोडियस अक्सर जेस को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देता था, विच वॉज हॉरिफाइंग। लेकिन इन द एंड सुली और जेस ने अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। सुली बताती है कि आज वो डीमंस को और उनकी दुनिया को समझ पाती है। वो ये भी दावा करती है कि वो और जेस दोनों ने डीमन से शादी कर ली है, जहां सुली डीमन सेथ के साथ है।
एक जाने माने डीमोनोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि डीमंस के साथ समझौता या शादी इंसानों को बहुत तरक्की और पैसा भी देती है, लेकिन इसका बुरा असर भी है। ये डीमंस कम से कम 8 से 10 साल तक आपके साथ रहते हैं और आपको हर हाल में प्रोटेक्ट करते हैं। जस बताती है कि वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन अगर कोई उसे छूने की भी कोशिश करे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और आपने गौर करा होगा कि इस कहानी का एंड यूजुअल स्टोरी से काफी अलग सा था। अब हालांकि ये कहानी सो कॉल्ड ट्रू स्टोरी है, लेकिन एंड में शादी वगैरह वाली बात मुझे जमी नहीं। I mean, ये सब एक नाटक भी हो सकता है या फिर मे बी सच ही हो। आप अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताएं। मीनवाइल लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड केस। ये कहानी एंड्रिया के परिवार की है, जिसमें एंड्रिया के अलावा उसकी माँ कॉनी और उसकी बहन ईस्टर है। एंड्रिया अपने फैमिली में हुए घटनाओं पे किताबें लिखी हैं नेम्ड द फैसिनेशन ऑफ इविल ऑब्सक्योर्स गुड। एंड्रिया बताती हैं कि बचपन में जब वो और उनकी बहन ईस्टर बहुत छोटी थी, तब उनके माँ बाप एक टेंस डिवोर्स से गुजर रहे थे। ऐसे में कॉनी अपनी बेटियों के साथ अपनी नई जिंदगी मेक्सिको में शुरू करती है। यहाँ एक दिन पड़ोस के लोग विजी बोर्ड से खेल रहे थे और अचानक ही पड़ोसी का कुत्ता एकदम जोर से भौंकने लगा। ईस्टर गौर करती है कि सेम मोमेंट में कॉनी उस कुत्ते को एकटक घूरे जा रही थी और कॉनी का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा था। इसके बाद कॉनी अचानक से यहाँ से निकलने का फैसला करती हैं और पैकिंग करते वक्त वो शेल्फ पे रखे एक डॉल को देखकर चिल्लाते हुए पूछने लगती है कि ये डॉल मुझे क्यों घूर रही है। कॉनी का कहना था कि डॉल और वो कुत्ता दोनों की आंखें लाल है और ये डॉल तो मुझे देखकर स्माइल कर रही है। खैर, यहाँ से कॉनी अपने बच्चों को लेकर अपने भाई ऑस्कर के घर पहुंच जाती है और ऑस्कर कॉनी की बातों पे यकीन करता है। ऑस्कर फौरन कॉनी को क्लींजिंग वगैरह के लिए चर्च ले जाता है और यहाँ में पता चलता है कि जो डीमन कॉनी पे हमला कर रहा था वो पहले भी ऐसा ट्राई कर चुका था, लेकिन उस टाइम उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होने के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल कॉनी रिसेंटली डिवोर्स्ड है और उस पे बच्चों को पालने का प्रेशर है, तो ऐसे में कॉनी अभी वल्नरेबल थी एंड देन डीमन उसे पकड़ लिया है। खैर, आगे हम देखते हैं कि कॉनी को एक कमरे में रखा गया जहां उनसे बात करने उनके भाई और एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं। साइकोलॉजिस्ट कॉनी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से शायद उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एज अ व्यूअर हम नोटिस कर रहे थे कि कॉनी का व्यवहार लगातार बहुत बेचैन होता जा रहा था और वो अचानक ही इस डॉक्टर पे एक वास फेंक देती है। इसके बाद कॉनी के भाई जैसे तैसे कॉनी को ओवरपावर करते हैं, जहां कॉनी बहुत वायलेंट हो चुकी थी। इस पॉइंट पे एंड्रिया कहती है कि उन्हें लगता है कि कॉनी के पजेस होने के 3 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि उनकी बहन काला जादू वगैरह जानती थी और अक्सर डीमंस को समन करने की कोशिश करती थी फॉर रिच पॉलिटिकल पीपल इन मेक्सिको, जिसका असर शायद फैमिली पर भी पड़ा हो। दूसरा ये कि कॉनी और उसकी फैमिली के घर के पास ही एक नटोरियस सीरियल किलर का घर था, जिसने 4 लड़कियों को घर में कैद करके मार डाला था। ये किलर वहीं के स्कूल में एक स्टूडेंट था और कॉनी इस बारे में भी जानती थी, तो हो सकता है इस पूरे इंसिडेंट का कॉनी पे असर पड़ा हो। तीसरा और सबसे मुख्य कारण ये कि कॉनी इस वक्त बहुत वल्नरेबल हालत में है क्योंकि उनके फाइनेंशियल और फैमिली स्टेटस ठीक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में डीमन उन्हें पकड़ा होगा। ईस्टर बताती है कि कॉनी फर्स्ट कांटेक्ट के अगले दिन ऑफिस चली गई और वहां से अपने घर वापस आकर उसके सारे खिलौने हटाने लगी, एज इफ वो इनसे डरी हुई हो। दिन ब दिन कॉनी की हालत खराब हुई जा रही थी और वो बहुत अपसेट और डिप्रेस्ड रहने लगी। एक दिन अचानक से कॉनी को बाहर से फिर उसी कुत्ते के वॉयलेंटली हाउल करने की आवाज आई। कॉनी जब बाहर देखती है तो उसे सामने की खिड़की में एक सफेद आकृति दिखाई देती है। इस आत्मा के बाल लंबे घने थे और ये अजीब तरह से कॉनी को घूरे जा रही थी। कॉनी घबराते हुए सड़क की तरफ भागती है, जहां रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद तो कॉनी की हालत और खराब हो जाती है, जहां वो बार बार अलग अलग आवाज में चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स एंड नर्सेस पे हमला भी करती है। इस सबसे घबराकर कॉनी के भाई फादर से कांटेक्ट करते हैं और फादर के आते ही कॉनी उन्हें देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी और ऐसा लगा मानो वो हवा में लेविटेट कर गई हो। फादर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जहां वो कई बार डीमन को इन्वोक करते हैं, उससे उसका पता पूछते हैं, लेकिन कॉनी बिना रिस्पॉन्ड किए सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रही थी। एक पॉइंट के बाद कॉनी शांत होने लगती है और कहती है कि उसके बिस्तर के दूसरी तरफ सफेद कपड़ों में एक फरिश्ता बैठा है। फादर समझ गए थे कि ये कोई फरिश्ता नहीं बल्कि कोई रूप बदलने वाला डीमन है। वो प्रेयर्स वगैरह पढ़ते हैं और होली वाटर बार बार कॉनी पे डालते हैं। इससे कॉनी की हालत और खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। कॉनी को इस हालत में देख उसका भाई ऑस्कर काफी डिस्टर्ब हो जाता है और प्रीस्ट बताते हैं कि हमें इसे यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। तो अगले दिन प्रीस्ट और ऑस्कर एक भव्य एग्जॉर्सिज्म अरेंज करवाने का फैसला लेते हैं, जहाँ सारे रोमन रिचुअल्स का नियम से पालन किया जा सके। कॉनी को लेने कैथोलिक चर्च से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉनी अपने नॉर्मल स्वरूप से कहीं ज्यादा फिजिकल पावर दिखाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे ऑस्कर इस डीमन से उसका नाम पूछता है, जो होता है बेल्ज़ेबब। अब अगेन, जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें बेल्ज़ेबब भी पता होगा।
खैर कॉनी को चर्च ले जाया जाने लगता है और चर्च आने के रास्ते में कॉनी लगातार रुकावट पैदा कर रही थी, जहां वो सुपर ह्यूमन पावर्स दिखा रही थी। जब किसी तरह उसे चर्च ले जाया गया और रस्सियों से बांधा गया, तब तक कॉनी की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपने बॉडी से बाइल वॉमिट करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि कॉनी की आंखें काली पड़ चुकी थी और वो आसपास के हेल्पर्स को भी बहुत डरा रही है। फादर लगातार प्रेयर और एग्जॉर्सिज्म का प्रोसीजर किए जा रहे थे और कॉनी पर होली वाटर और होली ऑयल छिड़के जा रहे थे। एग्जॉर्सिज्म का ये तरीका एंशिएंट रिचुअल से इंस्पायर्ड था, जहां एग्जॉर्सिज्म्स के लिए होली वाटर वगैरह के अलावा क्रिश्चियनिटी के एंशिएंट रिलिक्स जैसे कि बेल वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। प्रोसेस के बीच ही कॉनी अचानक से प्योर लैटिन भाषा का प्रयोग करने लगती है, जो देखकर वहां सभी शॉक्ड हो गए थे। अब कुछ देर बाद ऐसा होता है जिसके लिए कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। चर्च में पीछे स्थित एक बड़ा सा भारी क्रॉस टूट जाता है और ऑलमोस्ट फादर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन एन मौके पे ऑस्कर उन्हें वहां से हटा देता है। कॉनी हंसने लगती है और अपनी रस्सियां भी तोड़ देती है। इसके बावजूद फादर नहीं रुकते और कॉनी से उस डीमन का नाम पूछते हैं। कहा जाता है कि नाम बोलने से डीमन कमजोर पड़ जाता है। ये डीमन बताता है कि वो बील्ज़ेबब है और वो डीमंस का सरदार है। फादर लगातार प्रे करते हैं और धीरे धीरे ये डीमन कमजोर पड़ने लगता है। इवेंचुअली कॉनी होश में आती है और काफी उल्टी वगैरह करती है, जिसमें एक काला लिक्विड चेन के फॉर्म में उसके शरीर से निकलता है। इसके बाद वो ठीक हो जाती है और उन घटनाओं के बाद कॉनी ठीक ही रही। लेकिन आज भी अगर उन दिनों को याद किया जाता है तो कॉनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी माई इनकाउंटर विद इविल की 2 कहानियां जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ हम 2 लोगों की जिंदगी के बारे में जान पाए जहाँ किसी न किसी परिस्थिति में उनका सामना बुरी शक्तियों से हुआ और उन्होंने इनसे लड़ने में जी जान लगा दी। इस कहानी में थियरीज वगैरह नहीं है क्योंकि सारे विक्टिम्स ने फर्स्ट हैंड अकाउंट हमारे साथ बांटा है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कहानी की एंड बहुत ही डिफरेंट थी। एक में जहाँ डीमन को एक्सेप्ट कर लिया गया, वहीं दूसरे में डीमन को एक्सोरसाइज कर दिया गया। इन द एंड ये कहानियां हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारी दुनिया में सच में ईविल है। वेल, आप अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप कोई रियल केस जानते हो तो हमें कमेंट में बताइए, पढ़ने में काफी इंटरेस्टिंग होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है कुकू एफएम को डाउनलोड करने का लिंक, तो डाउनलोड करो और वहां मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का जरूर इस्तेमाल करना टू गेट 50% ऑफ ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन। यह ऑफर सिर्फ पहले 250 लोगों के लिए है और लकी 50 लोगों को 100% कैशबैक मिल जाएगा अपने सब्सक्रिप्शन पे। नाउ जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ड्यू को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।